हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? यस, द फोकस बैच कॉस्टिंग लेक्चर 21 सी इंटरमीडिएट सितंबर 2024 वाले एस्पिरेंट्स ध्यान से सुनिएगा सर। द फ्री बैच ऑन यूट्यूब, द फोकस बैच, जहां हम लोग न्यू क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम पीवाईक्यू एंड आरटीपी। तो इस पूरे फ्री सीरीज में आज हम लेक्चर 21 में पहुंच चुके हैं और आज का हमारा एजेंडा है सर बजट चैप्टर का पार्ट नंबर 2। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये फ्री बैच हमने 15 जुलाई से शुरू किया था और आपको इसी चैनल में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर नंबर 21। एवरी लेक्चर लाइन बाय लाइन एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे इन द प्लेलिस्ट, ठीक है। एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो चलिए सर, आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर 21 में। चैप्टर 15 बजट हमने कल शुरू किया था और आज हम बजट के पार्ट 2 में आ रहे हैं। और कोई भी बड़े चैप्टर के पार्ट 2 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वो क्वेश्चंस लेता हूं जो एकदम लेटेस्ट। तो सबसे लेटेस्ट हमारा कौन सा रिसोर्स आया हुआ है? आरटीपी सितंबर 24। तो सबसे पहले हम सितंबर 24 के आरटीपी के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके पहले आया था पीवाईक्यू ऑफ मई 24, मतलब लेटेस्ट पेपर। तो उसमें 2 क्वेश्चंस आए थे बजट में, वो देखेंगे। और उसके पहले आरटीपी मई 24। तो ये तो बेयर मिनिमम हमको करना है। इसके अलावा जो अगर टाइम बचता है हमारे पास तो हम और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे और डेफिनेटली कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है जी। चलिए, तो कॉस्टिंग फोकस बैच डिटेल्स 16 जुलाई से जो हमने शेड्यूल बनाया था, ऑन ट्रैक हम चल रहे हैं और 6 अगस्त तक हमारा टारगेट है बजट चैप्टर को ख़त्म करने का। तो चलिए भाई, करते हैं। और जिन्होंने भाई जो ज़्यादा नहीं जानते इस बैच के बारे में, बता दूं कि आपको पहले ना वन शॉट रिवीजन से चैप्टर को रिवाइज करके आना है। उसके बाद फिर यहाँ पर फोकस बैच का लेक्चर देखना है, तो ज़्यादा इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग आएगी। और वन शॉट रिवीजन की प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है, वहाँ से जाके आप लोग एक एक लेक्चर देख सकते हो। और हैंड रिटन पीडीएफ भी मैं जो डेली बेसिस पर लिखता हूँ उसको आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द ट्रैकर। तो गूगल ड्राइव की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर डाली हुई है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई Jan 25 या May 25 वाले स्टूडेंट्स है तो दे कैन ऑल्सो बाय शिखर रेगुलर बैच लेक्चर्स ऑफ माइन। रेगुलर बैच है जिसमें 190 आवर्स के अंदर 70 लेक्चर्स में पूरा डिटेल में कॉस्टिंग करवाया गया है। सो अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपने जूनियर्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं इस सेशन को। मैं हूं रेडी, उम्मीद करता हूं आप भी हैं रेडी। जल्दी से लाइव चैट में मुझे बताइए, हाउ इज द जोश एवरीवन? हाय सर, लेट्स बिगिन। तो कल मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था सर, मई 2023 वाला। उसके बाद हम लोगों ने किया था मई 2022, जिसमें शर्ट और शॉर्ट्स वाला पॉइंट था और सबसे खास पॉइंट था एटलीस्ट 25% ऑफ अदर्स। तो कैसे हमने इक्वेशन बना के ये डिसाइड किया था कि कितनी यूनिट्स हमको शॉर्ट्स की और शर्ट्स की बनानी है। ये एक ब्लेंडेड क्वेश्चन था जिसमें मार्जिनल था पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में बजट चैप्टर था, ठीक है जी। और आफ्टर दैट वी हैव डन आई थिंक दिस क्वेश्चन। नो सर, इसको हमने नहीं किया था, तो इसको हम लोगों ने करना है आज। पर उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, आरटीपी सितंबर 24 डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जिस सीक्वेंस में चीजें बताई कि पहले हम आरटीपी सितंबर करेंगे, फिर पीवाईक्यू में 24, फिर आरटीपी में 20, फिर कुछ और करेंगे, ठीक है। तो आरटीपी सितंबर 24 पहला क्वेश्चन हमारा सर आया था एमसीक्यू क्वेश्चन 7। अ बिजनेस मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट and it's preparing its production budget for the year ahead. It is estimated that 2 lakh units of the product can be sold in the year and the opening inventory is currently 25,000 units. The inventory level is to be reduced by 40% by the end of the year. What is the production budget in units? सर आप तीन ही ऑप्शन दिखा रहे हो, कॉपी करना रह गया होगा भाई, डोंट वरी। प्रसन्नजीत चक्रवर्ती, फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू कंपाइलर आप CA-pranavpopat.com एक वेबसाइट है, CA-pranavpopat.com, वहां से जाकर बाय कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था सर ये एमसीक्यू का, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो ये लीजिए, मैं फटाफट इसको करवा देता हूँ विद इन फ्यू सेकेंड्स। ओरल क्वेश्चन एक्चुअली है, कैलकुलेटर से भी इंसान कर सकता है। देखो यार, हमको सेल्स बजट दिया है, सेल्स बजट दिया 2 लाख यूनिट्स का। अरे सेल्स दिया ना 2 लाख यूनिट्स का। सेल्स में आप क्या जोड़ते हो? क्लोजिंग जोड़ते हो। क्लोजिंग कैसे निकालोगे? आप बोल रहे हो कि आपकी इन्वेंट्री 40% से रिड्यूस करनी है आपने। आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपको 40% से रिड्यूस करनी है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास 25,000 यूनिट थी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आएगी? 25,000 लेस 40%।
तो जो मेरा इन्वेंट्री लेवल था मुझे 40% से रिड्यूस करना है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000 थी, माइनस 40% करूंगा तो 15,000 यूनिट्स का मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा। उसमें से मैं ओपनिंग माइनस कर दूंगा। तो क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट शुड बी अवर प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स? चलिए, तो 2 लाख प्लस 15,000 माइनस 25,000, 1,90,000 इज द प्रोडक्शन बजट। यार बहुत सिंपल है यार, क्या कर रहे हो, सबका आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। तो सिर्फ यही स्पेशल पॉइंट था ये वाला, इसको समझने की जरूरत थी। इन्वेंट्री लेवल इज टू बी रिड्यूस बाय 40% का मतलब जो भी हमारा अभी ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, उसको 40% से रिड्यूस कर देंगे तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। जल्दी से संतोष ओपी कर दीजिए, मैं चलूंगा अगले सवाल की तरफ। तो आरटीपी सितंबर 24 में हमारे पास सर एक सवाल आया था, प्रॉपर डिटेल वाला भी। एक तो एमसीक्यू आया था और एक क्वेश्चन नंबर 18 है जो डिटेल्ड न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, आइए। राजा लिमिटेड, कंपनी का नाम है राजा लिमिटेड, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है भाई, एक ही प्रोडक्ट है इनका। एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू दिया है तुमको 302.4 लैक्स, 3 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास का रेवेन्यू है ड्यूरिंग द ईयर, बेस्ड ऑन 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसमें 302.4 में 20% ऑफ द सेल्स एज अ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 6 kg ऑफ मटेरियल ए एंड 3 kg ऑफ मटेरियल बी, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 4 आवर्स इन मशीन शॉप एंड 2 आवर्स इन असेंबली शॉप। तो मटेरियल के भी 2 ग्रेड है और लेबर के भी 2 ग्रेड है, मशीन शॉप अलग, असेंबली शॉप अलग। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में दिया हुआ कि दे आर एब्जॉर्ब्ड एट अ ब्लैंकेट रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। फिर आपको दिया सर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 60 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड टू बी 69,12,000। नाउ द अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। परचेज प्राइस मटेरियल ए की, मटेरियल बी की, लेबर रेट आपको दिया मशीन शॉप की, असेंबली शॉप की, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको फिनिश गुड्स का भी दिया और दोनों मटेरियल्स का भी दिया हुआ है। अब आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रपोज्ड टू बी सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस निकालना है। बेसिकली सेल्स बजट पता करना है और फिर प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट। सर लेकिन जब तक सेल्स बजट नहीं निकलेगा ना, तब तक आगे की चीज नहीं निकल पाएंगी। अब एक बार सेल्स बजट पता चल गया तो क्लोजिंग ओपनिंग को एडलेस करके तो मैं प्रोडक्शन निकाल दूंगा। एक बार प्रोडक्शन पता चल गया तो मटेरियल को मल्टीप्लाई करके उसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग एडलेस करके मैं दोनों मटेरियल के भी परचेज बजट निकाल दूंगा। लेकिन सेल्स बजट कैसे निकालें, यही इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स है। तो बेहतर क्वेश्चन है, पहले भी एक आरटीपी में ये सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आपके लिए तो नया है। तो चलिए हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल में करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, सो लेट मी टेक द क्वेश्चन आरटीपी सितंबर 24 क्वेश्चन 18 ले लेता हूं। इस सवाल को मैं हमारी पीडीएफ में, और ये होगी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की। ओके, ध्यान देने वाली बात होगी सर यहां पर आपके पास। सर सेल्स गिवन है, अगर सेल्स में से प्रॉफिट निकालता हूं तो टोटल कॉस्ट पता चलेगा, और टोटल कॉस्ट में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूं तो आई विल गेट द डिटेल्स ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और क्योंकि मुझे ना पर यूनिट लेवल पर भी पता है कितना मटेरियल लग रहा है, कितना वेजेस लग रहा है, कितना वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है, तो सर हम इस तरीके से नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं। कैसे सर, फिर से बताइए सर। देखो, हमको सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में पता है क्या? नहीं पता। सेलिंग प्राइस पता होता तो मैं सेल्स में से सेलिंग प्राइस डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल देता। तो सेलिंग प्राइस का कोई जुगाड़ नहीं है क्वेश्चन। फिर अगर मैं तुमसे बात करूं, क्या क्वेश्चन में मुझे टोटल सेल्स गिवन है? हाँ। क्या प्रॉफिट गिवन है? हाँ। मतलब अगर सेल्स में से प्रॉफिट हटाता हूं तो टोटल कॉस्ट पता है। टोटल कॉस्ट में से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूं तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता चलेगा। और एक तरफ अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूं और दूसरी तरफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दूं तो नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे पता चल जाएंगे। क्या आप लोगों को अब अप्रोच समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? तो ये इस क्वेश्चन का एक नया रिक्वायरमेंट बोल सकता हूं या न्यू पॉइंट है कि हाउ डू यू रीच इन दैट नंबर ऑफ यूनिट्स वाला डेटा, नॉट बाय सेल्स, नॉट बाय एनी अदर थिंग, बट बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यही यहां का क्रक्स है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं टोटल सेल्स, जैसा कि हमको दिया टोटल सेल्स एस 302.4 लैक्स
तो अगर सब कुछ लैक्स में होगा तो वैसे ही रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमको दिया है 20% ऑन सेल्स। $302.4 into 20% gives you 60.48 lakhs. Can someone tell me what should be the total cost figure? This is including fixed and variable both, okay? 241.92. अब मेरे पास क्या कोई फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है सर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट अ ब्लैंकेट रेट ऑफ लेबर। तो आई थिंक वो फैक्ट्री ओवरहेड तो मेरा वेरिएबल नेचर का हो गया। सर फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मुझे दिया हुआ है, लेस फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यही इकलौती फिक्स्ड कॉस्ट हमको क्वेश्चन में दी है, विच इज 69,12,000। तो 69.12 लाख यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या अगर हम टोटल कॉस्ट में से इस फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो विल यू गेट द फिगर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट? यस सर वी विल। तो 241.92 minus 69.12 which is 172.80 lakh, 172.80 lakh, that is total variable cost। अब दूसरी तरफ अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने में कामयाब रहा, if I am able to calculate variable cost per unit, then I can find out number of units sold। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? What I'm trying to say, इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझो। टोटल सेल्स में से प्रॉफिट गया, क्वेश्चन में गिवन था, टोटल कॉस्ट आ गई। एक ही फिक्स्ड कॉस्ट गिवन थी, उसको माइनस किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब यदि मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल देता हूं तो मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से अगर वीसी पर यूनिट डिवाइड होता है तो आई विल गेट द फिगर ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो एक काम करते हैं, अब नीचे कैलकुलेशन ऑफ वीसी पर यूनिट कर देते हैं। ओके ओके गाइस, कैलकुलेशन ऑफ वीसी पर यूनिट। सबसे पहले मैं लिखता हूं सर डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास दो हैं सर, एक काम करता हूं ना, ऐसे लिखता हूं मटेरियल ए। हमारे फिनिश गुड्स की 1 यूनिट बनाने में मटेरियल ए के 6 kg लग रहे हैं, तो आई विल से 6 kg पर यूनिट एट द रेट ऑफ 160 रुपीज पर kg। कैन यू टेल मी कि एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने में मटेरियल ए कितने रुपए का लग रहा है? सो दैट इज 960। उसके बाद इन द सिमिलर मैनर आई विल कैलकुलेट मटेरियल बी। तो मटेरियल बी की एक यूनिट बनाने में हमको 3 kg लग रहा है, मटेरियल बी का फिनिश गुड्स की एक यूनिट बनाने में, एंड माई मटेरियल बी इज प्राइस्ड एट 100 रुपीज पर kg। तो आई विल राइट हियर 300। होप इट इज क्लियर टू यू। फिर मैं आता हूं सर लेबर। लेबर में भी सर दो है हमारे पास। अगर मैं बात करूं लेबर ऑफ मशीन शॉप, इफ आई टॉक अबाउट लेबर ऑफ मशीन शॉप, तो एक यूनिट बनाने में सर मशीन शॉप में हमको लग रहे हैं 4 आवर्स, और 4 आवर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेज रेट से, एंड दैट इज कमिंग टू 140 पर आवर, राइट गाइस? तो 4 into 140 will give you 560 रुपीज। उसके बाद अगर हम बात करें सर असेंबली शॉप 70, असेंबली शॉप में लग रहे हैं हमारे 2 घंटे, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 70 रुपीज पर आवर्स। तो 2 into 70 gives you 140 रुपीज। ठीक है, और कोई वेरिएबल कॉस्ट सर है ना? आपका ओवरहेड्स है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिया है सर जितने भी आपको घंटे लग रहे हैं उसका 20% ऑफ डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट लेबर का रुपीज में दिया हुआ, ब्लैंकेट रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो मेरा डायरेक्ट लेबर है 560 प्लस 140 इस 560 और 140 का 20%। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्लैंकेट रेट बोला है ना, तो दोनों डिपार्टमेंट में जितनी वेजेस लग रही हैं उस वेजेस का 20%। तो मेरी एक यूनिट बनाने में मेरा डायरेक्ट वेजेस है कितने का? 700 रुपीज का। 700 रुपीज का 20% आई विल टेक 140 एज द फैक्ट्री ओवरहेड्स।
तो बताइए दोस्त, व्हाट शुड बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? आई होप देयर इज नथिंग लेफ्ट। 960 प्लस 300 प्लस 560 प्लस 140 प्लस 140, 2100 rupees per unit. Now let's come to the above part, 2100 rupees per unit. Can you tell me how many number of units? 172.8 into 1 lakh divided by 2100, 8 to 28। भाई आना तो चाहिए ये एग्जैक्ट, आना तो चाहिए ये एग्जैक्ट वाला। मैं कुछ मिस कर गया हूं क्या? 70 into 2 and so on। सर वेरिएबल आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भूल गए, बताए नहीं तुम लोग यार, क्यों रे, ध्यान नहीं है तुम्हारा? सर क्वेश्चन हमको नहीं दिखता सर। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेट्स भी 60 रुपीज दिया था। हाँ ज्योति, बस वही बोल रहा हूँ मैं भी, 60 रुपीज। शुड आई राइट 2160 नाउ? तो अगर मैं 2160 लिखता हूं तो चलिए देखते हैं अब क्या फर्क पड़ता है। 172.8 into 1 lakh divided by 2160 which is coming to 8000 यूनिट्स। और जैसे ही 8000 आया ना, अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आ गया। सही बताना, आता है कि नहीं आता? तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि हमने 8000 यूनिट्स टोटल बेची हुई है और यही हमारा सेल्स बजट है। तो यही हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट रिक्वायरमेंट था कि बताइए कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रपोज टू बी सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस। तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड 2160, नॉट 2160, 8000 यूनिट्स। अब सेलिंग प्राइस बता दीजिए। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा सर, क्योंकि टोटल सेल्स गिवन है 302.4 लाख, तो मैं क्या करूंगा, 302.4 लाख को डिवाइड कर दूंगा विद 8000 यूनिट्स, तो आपको सेलिंग प्राइस भी पता चल जाएगा। जस्ट 3780 पर यूनिट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई, प्रोडक्शन बजट और मटेरियल परचेज बजट। मुझे लगता है आप सेल्फ कर सकते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या लगता है आपको? अरे आपके पास दो मटेरियल दिए हैं और प्रोडक्शन बजट आपको निकालना है, तो पहले आप सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देना, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देना, प्रोडक्शन बजट निकल जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन बजट की मदद से मटेरियल कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करना, तो मटेरियल कंजम्पशन बजट निकल जाएंगे दोनों के। उसमें आप फिर से क्लोजिंग और ओपनिंग को एडलेस कर दोगे तो आपको मटेरियल परचेज बजट निकल जाएगा। ठीक है। क्या बात कर रहे हो पीयूष भाई, मतलब मैं आदत से मजबूर हूं, क्यों भाई? आदत से मजबूर हूं मैं। तो मतलब ये क्या था ना कि दूसरे एमटीपी में भी आ चुका है ना पहले, तो हमारी जो 12 में सारा वाली सीरीज है उसमें भी मैंने ये करवाया था क्वेश्चन, और वहां भी यही सेम चीज एक बार पहले भी भूल चुका हूं, है ना। सुधार नहीं रहा हूं मैं अपनी गलतियां, कुछ करना पड़ेगा भाई मुझे। ठीक है, चलो ओके। तो बॉयज एंड गर्ल्स बताइएगा मुझे, क्या हम इसको डन कर दें? मतलब इसके बाकी के दो पार्ट में मैं समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे सेल्स बजट से प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से परचेज और कंजम्पशन बजट निकलता है। तो अब मैं चल रहा हूं PYQ मई 2024 के सवाल में। आइए मेरे साथ, मई 2024 पेपर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 1C। 4 नंबर का सवाल आया था, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट को घुमा के पूछा था। जनरली बजट के क्वेश्चन आए तो सीधे रेशियो पूछता, बजट रेशियो। इसमें रेशियो गिवन था और उल्टी चीजें पूछ रहा था। ठीक है, आइए। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ February 2024। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स हमको दिए हुए हैं सर, 8 आवर्स पर डे ऑफ 6 डेज पर वीक। नंबर ऑफ वीक्स इन द मंथ हमारे पास 4 दिए हैं, एंड मैक्सिमम कैपेसिटी की हम टोटल 150 एम्प्लॉयज मैक्सिमम अपने यहाँ रिक्रूट कर सकते हैं, पर एक्चुअली जो वर्किंग कर रहे हैं हमारे यहाँ 185 एम्प्लॉयज हैं। एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी इज 86%, एफिशिएंसी रेशियो 110,
क्या बताएंगे? एक्चुअल आवर वर्कड कितना है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्टिविटी रेशियो कितना है और स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो कितना है। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया था भाई, आप रिकॉल कर पा रहे होगे, ये सवाल आपका पेपर में आ चुका है इस बार। आइए, तो सबसे पहले सर एक्चुअल आवर वर्क निकालना है ना। एक काम करते हैं, ये जो बजटेड एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी दिया है ना, उसको लिखता हूं मैं, रेशियो, और ये हमको गिवन है कितना, 86%। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये निकलता कैसे। ये निकलता है AH अपॉन BH इंटू 100। अरे जब हम वो क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस पढ़ते हैं, तो जो जिस बजटेड आवर्स की हम बात करते हैं वही वाले तो बजटेड आवर्स हैं ये। तो वहां भी आप AH माइनस BH करते हो तो आपको कैपेसिटी वेरिएंस पता चलता है। यहाँ AH अपॉन BH करते हो तो भी आपको कैपेसिटी वेरिएंस पता चलता है। तो जो मेन कैपेसिटी वेरिएंस है हमारा वो यही है। बाकी के जो कैपेसिटी वेरिएंस होते हैं वो तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी से निकाले जाते हैं। अब सर मैं आपको ना यहाँ पर बजटेड आवर्स निकाल के बताता हूँ कि क्वेश्चन में बजटेड आवर्स कैसे निकलेंगे। देखो यार, अगर तुम 150 एम्प्लॉयज लेकर करते हो ना, अगर तुम 150 एम्प्लॉयज लेकर सॉल्व करोगे ये, तो वो तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई, तो वो कहलाते हैं मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। लेकिन बजटेड आवर्स हमारे वो होते हैं जो हम सोच के चल रहे हैं कि कितने एम्प्लॉय हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 125 एम्प्लॉयज आर देयर एंड दे आर वर्किंग फॉर 4 weeks इन अ मंथ एंड एवरी वीक दे आर वर्किंग फॉर 8 hours इंटू 6 days, मतलब एवरी वीक दे आर वर्किंग फॉर 48 hours, तो क्या बताएंगे बजटेड आवर्स पूरे महीने के कितने होंगे? सर इट विल कम टू 24,000 आवर्स। और एक बार अगर आपको ये पता चल गया तो आई नो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड BH कितना आएगा। तो 24,000 अपॉन BH इंटू 100, 86%। ऑल राइट गाइज, चलो फटाफट निकाल दो बेटा। सॉरी उल्टा बोल दिया यार मैंने। आई विल बी एबल टू कैलकुलेट AH, तो BH तो मेरा निकल गया है ना, तो AH कैलकुलेट हो जाएगा सर हमारा 24,000 इंटू 86 डिवाइडेड बाई 100 विच इज 20,640 आवर्स। अरे सिंपली समझो ना आप, आपका बजट था कि आप 24,000 घंटे काम कर सकते, तो उसमें से आपने 86% काम किया है, मतलब यू हैव ओनली यूटिलाइज्ड योर 86% ऑफ द बजटेड कैपेसिटी, और वही आपका रेशियो दिया हुआ। तो पहला पार्ट हमारा निकल गया, एक्चुअल आवर्स वर्कड। एक्चुअल आवर वर्कड हमारा निकल गया सर 20,640। ठीक है, ये पहला पार्ट का क्वेश्चन कैलकुलेशन था। बताइए संतोष ओपी एवरीवन, क्या फर्स्ट पार्ट संतोष ओपी है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब मैं आता हूं सर सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमको बोल रहा है SH निकालो। अब सोचो भाई, एफिशिएंसी रेशियो दिया है और एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी होता है SH अपॉन AH इंटू 100। तो सर SH तो मैंने नहीं पता, लेकिन AH तो मैं निकाल चुका हूं ना, 20,640। और मैं बोलता हूं यार, कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो एक चीज। सर क्या? जरूर मैंने जो काम ज्यादा समय में होना था उसको कम समय में कर दिया, तभी मेरी एफिशिएंसी 100 से बड़ी आ रही है। पॉजिटिव है ना, फेवरेबल है। मतलब मैंने जो काम किया कम घंटे में करके दिखाया, उसको लगने चाहिए थे ज्यादा घंटे। तो 20,640 इंटू 110 अपॉन 100, तो एक्चुअली उस काम को लगने चाहिए थे 22,704 आवर्स। ओ गॉट इट सर। तो जो काम 22,704 आवर्स में होना चाहिए था, वो काम 20,640 आवर्स में हो गया। तो आपकी 110% की एफिशिएंसी रेशियो है। थर्ड पार्ट में आइए, एक्टिविटी रेशियो। सर एक्टिविटी रेशियो निकालने के दो तरीके हैं। एक तो होता है आपका सर एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। तो एफिशिएंसी रेशियो 110% इंटू 86%। बेसिकली 110 इंटू 86% मतलब 94.6% मेरी एक्टिविटी है। लेकिन सर ओरिजिनली ये कैसे निकलता है? ओरिजिनली ये निकलता है AH अपॉन BH से। तो ये एक्चुअली आपको एक्टिविटी दिखा रहा है ना, तो
ए एच अपॉन बी एच रहता, नहीं एस एच अपॉन बी एच से निकलता है। ए एच अपॉन बी एच तो कैपेसिटी रेशियो, एस एच अपॉन बी एच। जैसे एस एच माइनस बी एच करते तो वॉल्यूम वेरिएंस आता है, वैसे एस एच से बी एच को डिवाइड करते तो वॉल्यूम और एक्टिविटी एक ही चीज है ना, तो एस एच अपॉन बी एच करते हैं तो सर हमारे पास वहां पर भी एक्टिविटी आती है। तो मैं लाऊंगा 22,704 आवर्स और बजटेड आवर्स निकालूंगा, कितना निकाला हुआ सर आपने 24,000। एक बार चेक करके देखिए कितना आता है एग्जैक्टली। 22,704 divided by 24,000 into 100 gives you 94.6%। ठीक है, ये हो गया एक्टिविटी रेशियो। गॉट इट एवरीवन? ठीक है सर, फोर्थ पार्ट में आता हूं मैं। लेट्स कम टू पार्ट 4, दैट इज स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। मैं याद दिलवाता हूं आपको ये क्या था। आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में से कितनी कैपेसिटी प्लान कर रहे हो, दैट इज स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। और एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो का मतलब होता है आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी में से एक्चुअल कितना यूज कर रहे हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा बी एच अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इंटू 100। तो बी एच तो हमको पता है 24,000, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स हम निकाल देते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स हमारा हो जाएगा 150 एम्प्लॉइज इंटू 4 वीक्स इंटू 48 आवर्स पर वीक। तो 28,800 आवर्स should be the maximum possible। 83.33%। ऑल द कैलकुलेशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको समझ में आ गया जल्दी से संतोष ओपी कर दीजिए। पीवाईक्यू में 24 का क्वेश्चन आज तक अभी भी सजेस्टेड आंसर आईसीआई ने अपलोड नहीं किए, बट कोई बात नहीं, हमें किसी का इंतजार नहीं है, हम अपना कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वी कैन नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग फॉर अवर सजेस्टेड आंसर्स, राइट। तो मुझे पता है जो हमने निकाला बिल्कुल सही है, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, चलो संतोष ओपी आपने कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चल रहा हूं आगे, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। मई 24 में बजट का इस बार एक और क्वेश्चन आया था। तो 4 नंबर के क्वेश्चन अलग आया, 7 नंबर का क्वेश्चन अलग आया। ठीक है सर, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ फैक्ट्री इज करेंटली वर्किंग एट 60% कैपेसिटी। एक फैक्ट्री जो है वो करेंटली 60% कैपेसिटी पर वर्क कर रही है और उसके 60% कैपेसिटी पर वो 12,000 यूनिट्स बनाते हैं। ओके, मैनेजमेंट सोच रहे हैं, मैनेजमेंट इज थिंकिंग टू इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी आइदर टू 70% और टू 90% लेवल। तो दो चॉइसेस हैं, 60 से 70 कर लें या 90 कर लें। किस चीज को? कैपेसिटी को। साथ में ये भी बोल रहा है इट इज एस्टिमेटेड एट बोथ द लेवल्स इट विल बी एबल टू सेल। मतलब डिमांड की कमी नहीं है भाई। तो मेरे हाथ में, मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं। मुझे पता है कि अगर 70 कर दूंगा तो मैं बेच पाऊंगा, मैं कैसे बेचना है वो मैं देखूंगा। मुझे पता है मैं उतनी डिमांड ले आऊंगा। 90% की कैपेसिटी पर जाऊंगा तो उतनी डिमांड भी ले आऊंगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिमांड की आप चिंता ना करें, वो हम जनरेट कर लेंगे। अदर डिटेल्स जो हमको नीचे दी हुई है वो ये दी हुई है सर कि अगर हम 70% कैपेसिटी पर काम करते हैं ना तो रॉ मटेरियल 4% से इंक्रीज हो जाएगा और सेलिंग प्राइस हमको 3% डाउन करनी पड़ेगी। भाई डिमांड बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है ना थोड़ा, तो इफेक्टिवली 3% से सेलिंग प्राइस डाउन हो जाएगी। लेकिन 90% कैपेसिटी पर जाना है तो हमारा मटेरियल कॉस्ट और ज्यादा बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस और 4% से ड्रॉप हो रही है। और बोल रहा है कि जो आपका करंट कैपेसिटी था ना 60%, इस पे आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है 360 पर यूनिट और वो आप बेच रहे हो 400 पर यूनिट में। अब वो बोल रही है प्रोडक्ट की कॉस्ट 360 पर यूनिट, मतलब 360 के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी, सब कुछ इंक्लूड है। नाउ द यूनिट कॉस्ट ऑफ 360 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मटेरियल आपको दिया 200, लेबर आपको दिया 60, फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिया सर 50% फिक्स्ड 50% वेरिएबल, एडमिन सेलिंग 60% फिक्स 40% वेरिएबल। एडिशनल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी लगेगी कब? अगर हम 80% से ऊपर कैपेसिटी पर जाना चाहते हैं।
एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस तो डाउन करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये हमारा सिर्फ 90% लेवल पर एप्लीकेबल होगा ये वाला कॉस्ट। अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन द फैक्ट्री वर्क एट दीज 3 लेवल्स, और उसके बाद ऑफर योर कमेंट्स रिगार्डिंग द इंक्रीज इन द कैपेसिटी। तो क्या इंक्रीज इन कैपेसिटी करने से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, इस पर आपको कमेंट देना है। ठीक है, आइए तो बच्चों बनाते हैं बेहतरीन तरीके से इसका स्टेटमेंट। ठीक है, मुझे ज्यादा टफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यस इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई विल नॉट रेट इट एज वेरी सिंपल बट नॉट एनी हैवी पॉइंट इज देयर, कुछ खास हैवी पॉइंट भी नहीं है। मतलब स्कैटर्ड जो हमने चीजें पढ़ी हुई है ना, उसी को एक साथ यहां पर दिया हुआ इस क्वेश्चन। तो पढ़ा तो होता है सभी ने सर ये वाला पार्ट। ऑलराइट, तो आइए अब भाई ऐसे केसेस में तो हम क्या करते हैं सर, सीधे टेबल बनाने का ही कोशिश करते हैं और चीज़ें एक एक करके निकाल सकते हैं। वैसे एक काम ये भी कर सकते हैं हम, व्हाट वी कैन डू इज कि मैं ना यूनिट लेवल पर और टोटल लेवल पर ऐसे दो दो कॉलम बनाऊं तीनों कैपेसिटी के। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, मुझे ज़्यादा वर्किंग्स नहीं करनी पड़ेंगी। तो जो चीज़ें मुझे यूनिट लेवल पर दी हैं, फिर जैसे मटेरियल महंगा हो गया तो मैं डायरेक्टली वहाँ परसेंटेज लगा के वो वाला यूनिट कॉस्ट ले लूँगा। तो आई थिंक इट विल बी अप्रोप्रिएट कि हम लोग जो हैं ऐसा स्टेटमेंट बनाएं कि हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग नोट अलग से ना बनाना पड़े। तो तीनों कैपेसिटी ले रहा हूं लेकिन यूनिट कॉस्ट भी लेते चलूंगा। ठीक है सर, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर यूनिट, फिर यहाँ लिखता हूं टोटल, वापस लिखता हूं पर यूनिट, अगेन टोटल, फिर से पर यूनिट। और ये हमारे तीन कैपेसिटीज हैं, दैट इज 60, 70 एंड 90। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, आइए नाउ सबसे पहले मैं ना यूनिट्स लिख देता हूं, क्योंकि यूनिट्स अगर मुझे पता रहेंगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी सर। फिर मैं स्टेटमेंट को चालू करूंगा। बेसिकली आप चाहो तो यहीं पर ऊपर भी लिख सकते हो यूनिट्स कोई, तो पर यूनिट एक्सेट्रा निकालने में थोड़ा इजी पड़ेगा। एक्चुअली वो आइडियली कैसे लिखना चाहिए पता, आइडियली वो ऐसे लिखना चाहिए कि जहां मैंने कैपेसिटी लिखा ना वहीं उसकी यूनिट्स लिख दूं, फिर मैं नीचे पर यूनिट और टोटल लिखूं। इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। तो 60% तो उन्होंने हमें खुद बताया था 12,000 यूनिट्स। क्या आप मुझे बताओगे अगर 12,000 60 के बराबर है तो 70 14,000 और 90 18,000। Now, first of all, I will take because I have to calculate profit. It's not necessary कि आप सेल्स को ही पहले दिखाओ, बट ठीक है आप दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो। बट आई फील वी शुड शो कॉस्ट पहले पूरा, फिर सेल्स और फिर बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट दिखा देंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले आप चाहते हो सर डायरेक्ट मटेरियल लेना। हाँ सर, मैंने सेल्स पहले ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, मार्जिनल अप्रोच से बोला होता कि कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिखाना है अलग से, तो फिर थोड़ा करना पड़ता कि सेल्स पहले दिखाते। अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम अननेसेसरी। तो 200 रुपीज था पहले, पहले था 200 रुपीज, है ना। इनफैक्ट यार मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम यूनिट लेवल की चीज़ों की बात करें तो अगर हम उसको पर यूनिट लेवल पर भी रहने दें और एक साथ टोटल कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच। मतलब वेरिएबल वेरिएबल वाली चीज़ों को पर यूनिट रहने दें और एक साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उतना काम हमारा बच जाएगा। तो चलो उस तरीके से चल के देखते हैं। जैसे कल याद है हमने वो टोटल टोटल करने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया था हमारा, तो थोड़ा स्मार्टर हम खेल सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ 200 था और 70% कैपेसिटी में 4% से बढ़ जाएगा, तो 208 कर देता हूँ। और अगर 90% कैपेसिटी हो तो 5% से बढ़ रहा है, तो 210 कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ टोटल में। फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद मेरे पास आता है डायरेक्ट 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 लेबर। 60% कैपेसिटी पर लेबर की कॉस्ट हमने 60 ली थी और लेबर की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं बोल रहा है कहीं पर भी, तो तीनों में मैं 60 ही रहने देता हूँ पर यूनिट लेवल पर। इसके अलावा सर अगर मैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करूं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल पार्ट, तो 60 का 50% मतलब 30 रुपीज था।
एंड इट विल रिमेन 30 बिकॉज देर इज नो चेंज एक्सपेक्टेड। कहीं लिखा नहीं है कि 70 और सेलिंग प्राइस और आपका ये दो ही चीजें तो बदल रही है ना बस, यू डोंट नीड टू चेंज इट। हाँ सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर एडमिन सेलिंग का, वेरिएबल पार्ट, तो वो दिया है 40 का 40%, दैट इज 16। तो 16 अगेन 16 एंड अगेन 16, ठीक है। एनी अदर वेरिएबल कॉस्ट गिवन टू अस, नन एल्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सर वेरिएबल कॉस्ट 200 plus 60 plus 30 plus 16 which is 306, 208 plus 60 plus 30 plus 16, तो बेसिकली 8 रुपये बढ़ जाएगा बस, ओनली मटेरियल में चेंज है। और यहाँ पर भी 306 की जगह 316 हो जाना चाहिए आई गेस। परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पर टोटल निकाल देता हूँ, ठीक है। 306 इंटू 12,000 इट विल बिकम 36,72,000। 314 इंटू 14,000 यूनिट्स गिव्स यू 43,96,000। उतनी जगह है अपने पास, 56,88,000। वेरिएबल कॉस्ट आने के बाद अब मैं यहाँ क्या करता हूँ सर, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ले लेता हूँ। अब देखो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड में कैसे निकाल रहा हूँ, मैं बोलूंगा 30 रुपीज पर यूनिट था, 30 रुपीज पर यूनिट था 12,000 के लेवल पर, तो 3,60,000 आ गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा 30 रुपीज पर यूनिट रहेगा, टोटल में सेम रहता है अनलेस देर इज एनी चेंज। तो कोई भी चेंज बोला नहीं है, तो आई विल कीप इट सेम इन टोटल 360। अकॉर्डिंगली आप अपने पर यूनिट को चेंज कर सकते हो, लेकिन अब आपका जो फिक्स्ड फैक्ट्री रेट है वो टोटल में सेम रहेगा, समझ गए ना आप। यहाँ आ जाएगा 25.71 समथिंग। उसके बाद 3,60,000 डिवाइडेड बाय 18,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 रुपीज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। चलो फिर मैं आता हूँ फिक्स्ड एडमिन सेलिंग ओवरहेड में। उसमें जो 60% लेवल पर हमको फिक्स्ड पार्ट दिया, जैसे 40 का 60% 24 बस। अब उस 24 के बेसिस पर 12,000 मल्टीप्लाई करके आई विल कैलकुलेट 2,88,000। और एक बार ये आ चुका है तो अब मैं 2,88,000 ही रखूंगा इसको, बिकॉज नो चेंजेस एक्सपेक्टेड। इस पॉइंट में गलती कर दी थी, कोई बात नहीं बेटा, होता है सब कुछ होता है। लेकिन सर इसके अलावा एक स्पेशल कॉस्ट भी हमने पढ़ी थी, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। है वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट, बट अब अलग से तो एडिशनल एडवर्टाइजमेंट करके लिख दिया 20,000। वो सिर्फ आखिरी वाले केस में आएगा, पहले दो केसेस में इट विल नॉट कम। 1.11 इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। सिर्फ तब आएगा जब आप 80% से ऊपर कैपेसिटी पर हो। एनीथिंग एल्स दोस्त, एनीथिंग एल्स? नो सर। अब आप चाहो पर यूनिट में नहीं दिखाना है तो मत भी दिखाओ भाई, जरूर जबरदस्ती मेंटेन करना नहीं। मतलब अगर मैं इन चीज़ों को नहीं भी दिखाता ऐसे पर यूनिट में, इसको नहीं दिखाता, इसको नहीं दिखाता, इसको नहीं दिखाता, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, इन दोनों को तो दिखाना पड़ेगा, इनको नहीं दिखाऊंगा तो चलेगा भाई, बिकॉज एक बार टोटल निकल गया ना पर यूनिट से, अब वो पर यूनिट का कोई सेंस नहीं आगे जाके, ठीक है। तो नाउ दिस विल बिकम माई टोटल कॉस्ट 36,72,000, 3,60,000, 2,88,000, 43,20,000 rupees, 4,396K plus 360K, 288K, 50,44,000। 63,56,000। अब सुनो भाई, टोटल कॉस्ट निकल गई, हाँ सर टोटल कॉस्ट निकल गई। अब आप ले लो यहाँ पर सेल्स। सो सेल्स 360 रुपये पर यूनिट हमको दिया हुआ था सर,
नॉट 360 यार, आई गेस 360 तो कॉस्ट थी। 306, 30 और 24। हाँ मतलब हमने सही किया है सर, ये 360 तो हमारा सही आया है। फिर हमको सेलिंग प्राइस दिया था 400 रुपीज़ पर यूनिट। और वो सेलिंग प्राइस में क्या चेंजेस बताए थे, 3% से सेलिंग प्राइस फॉल, फिर 4% से फॉल। तो 3% से फॉल करूंगा तो 388 हो जाएगा, और 400 को अगर 4% से फॉल करूंगा तो 384 हो जाएगा। तो आइए सर, 12,000, 14,000 और 18,000। तो 400 इंटू 12,000, 48 लाख। और 388 इंटू 14,000, 54,32,000। 384 इंटू 18,000, 69,12,000। 4,80,000। तो अगर हम 70% कैपेसिटी पर चले गए 60 से, तो सर प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है, सेंसफुल नहीं है। यहाँ प्रॉफिट राइज हो रहा है, बस कमेंट भी मिल गया हम लोगों को, कमेंट भी मिल गया ना। आपको क्या बताना भाई कि आप कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो, आप कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब इससे क्या फायदा हो रहा है। तो फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 70% will reduce profit. However, increasing capacity to 90% will increase profit by how much? By 76,000 rupees. ऑलराइट गाइस, तो 76,000 रुपीज से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा इन दैट केस। किस केस में सर, अगर आप 90% से बढ़ाते हो। बताइए संतोष होपी एवरीवन, क्या मुझे कुछ और बताने की जरूरत है इसके अंदर? आई डोंट थिंक आई शुड एक्सप्लेन एनी अदर थिंग, दिस क्वेश्चन शुड बी कंप्लीटेड। तो लेटेस्ट पीवाईक्यू के दोनों सवाल हमारे सर कंप्लीट हो चुके हैं, कोई बात नहीं। तो उल्लास भाई, बाकी आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही किए थे क्या? बहुत अच्छी बात है यार। चलो नेक्स्ट, अब मैं आ रहा हूं मे 24 के सवाल में। और मे 24 में जो सवाल आया था ना, वो भी पहले किसी और आरटीपी में आ चुका है, बट हम एज अ मे 24 के नाम पे पढ़ रहे हैं, तो वापस से उस आरटीपी को हमको नहीं देखना पड़ेगा, उस वाले क्वेश्चन को रिपीटेटिव में आ जाएगा वो, ठीक है। बट ऐसा नहीं था कि मे 24 में ही पहली बार आया था, इसके पहले भी एक आरटीपी में आ चुका है ये सवाल, ठीक है। तो यही हमारा आज का आखिरी सवाल रहेगा, ताकि जो मैंने बोला था ना कि आज हमारा मिनिमम एजेंडा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और कल इतना ज़्यादा हमारे पास है नहीं करने को, 2 से 3 क्वेश्चंस बस बचेंगे हमारे बजट में, जो और अच्छे करने योग्य हैं, बाकी कुछ नहीं बचेगा। तो आइए सर, आरटीपी मे 24 को रीड करते हैं मेरे साथ एवरीवन। बढ़िया सवाल है, ये भी मजा आएगा आपको, इसके अंदर भी काफी बड़े फिगर्स हैं इसके अंदर। एम लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएसयू है, और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स रेवेन्यू बजट फॉर द ईयर 2024. The company has the following information which can be useful in preparing the budget. It has anticipated 12% growth in sales volume from the year 2023 of 4,20,000 tons. तो इनको जो सेल्स का क्वांटिटी दिया है ना, वो टन्स में दिया हुआ है। तो अभी एग्जिस्टिंग है 4,20,000 टन्स, और ये 12% ग्रो होने वाला है अपकमिंग ईयर में 24 में। बोल रहा है सेल्स प्राइस जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा, प्रोवाइडेड, ये पढ़ना भाई, कह रहा है कि अभी जो सेल प्राइस 23,000 रुपीज पर टन है ना, इट विल बी इंक्रीज बाय 10% प्रोवाइडेड द WPI इंडेक्स
होलसेल प्राइस इंडेक्स पता है ना सबको, इंडेक्स नंबर्स में पढ़ा था मैथ्स में। होलसेल प्राइस इंडेक्स 5% से अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेल प्राइस भी बढ़ा देना। तो हमें क्वेश्चन में आगे जाके देखना पड़ेगा कि अब WPI उतना इंक्रीज हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ ए हमें 2.3 टन ऑफ मटेरियल लगता है और मटेरियल की कॉस्ट भी 4500 दी है। कह रहा है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल भी बढ़ जाएगा अगर WPI 5% से इंक्रीज होता है। और चौथे पॉइंट ने सब पानी फेर दिया सर। कह रहा है प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन WIP विल बी 4%। इसका मतलब सर ये दोनों बढ़ने वाले नहीं है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस भी 23,000 ही रहेगा और हमारे मटेरियल का जो परचेज प्राइस है वो भी 4500 रहेगा। ये खाली टाइम पास के लिए दिया हुआ है कि बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाए, अरे ये भी चेंज करना है वो भी चेंज करना है। अरे जो उसने प्रोविजो दिया हुआ है, जो प्रोवाइडेड लिखा हुआ है ना, वो हो ही नहीं रहा है। मतलब तुम्हारा WPI 4% ही बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा ही नहीं। तो ना तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस चेंज होनी है 2024 में, ना तो तुम्हारा मटेरियल परचेज प्राइस चेंज होना है। अरे यार ये सही था यार, मतलब मजे ले लिए इसमें। अगला, टोटल ऑफ 6,000 एम्प्लॉयज वर्क फॉर द कंपनी। कंपनी में टोटल 6,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और ये जो वर्कर्स हैं सर ये 26 दिन काम करते हैं। ठीक है, एक महीने में। तो 85% ऑफ द एम्प्लॉयज आर परमानेंट और उनको हम एज पर द 5 ईयर वेज एग्रीमेंट हमारा उनके साथ हो चुका है। और अर्निंग पर मैन शिफ्ट, मैन शिफ्ट का मतलब समझते हो आप? मैन शिफ्ट का मतलब होता है एक बंदा जब एक शिफ्ट में काम करता है तो उसको कितना पैसा देते हो आप? तो एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर अ शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे की शिफ्ट के लिए हम बंदों को देते हैं 3,000 रुपए, जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूड नहीं है। द न्यू वेज एग्रीमेंट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई। अब देखो ये क्वेश्चन है कैलेंडर ईयर का है, फॉर द ईयर 24 बोला ना, तो जनवरी से लेके जून तक पुराना प्राइस चल रहा था, लेकिन 1 जुलाई से बाकी बचे हुए 6 महीने 15% इंक्रीज हो जाएगा पे में। मतलब ये जो 3,000 रुपीज वाली पे है ना एक दिन की, ये 3,000 वाली पे को 15% से बढ़ा दूंगा तो 3,450 हो जाएगा। नाउ द कैजुअल एम्प्लॉयज आर गेटिंग अ डेली वेज ऑफ 850 रुपीज। कैजुअल मतलब जो 15% हमारे टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं, कैजुअल एम्प्लॉयज, उनको हम डेली वेज देते हैं 850 रुपीज का। ठीक है, द वेजेस इज लिंक्ड टू CPI। तो प्रेजेंट CPI अगर 165.7 है और वो एक्सपेक्टेड है कि 2024 में CPI बढ़ जाएगा, तो जिस प्रपोर्शन में हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा ना, हमें इन कैजुअल एम्प्लॉयज की वेज रेट भी उसी प्रपोर्शन में डेली वेज रेट बढ़ानी होगी। तो सर निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर कॉस्ट आपको दिया है 2023 का 42 लाख रुपीज, 7 लाख यूनिट्स। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि 6 रुपए पर यूनिट का तुम्हारा पावर कॉस्ट का चार्ज होगा, 6 रुपीज पर यूनिट। नाउ 60% ऑफ द पावर इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस। तो जो 7 लाख यूनिट कंज्यूम हुई है ना, उसमें से 7 6 या 42, 4,20,000 यूनिट हमारी मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन पर बेस्ड है। तो जितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना वो भी बढ़ जाएगा। तो वैसे भी आपको पता है ना कि आपने 4,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है 2023 में, और 4,20,000 पावर का यूनिट भी लगा हुआ है। तो जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हो, एक यूनिट्स में मतलब एक यूनिट बनाने में, प्रोडक्शन की एक यूनिट बनाने में बिजली की एक यूनिट लग रही है, ऐसा। ठीक है, परसेंटेज नहीं निकालना पड़ेगा, प्रो रेटा कर देंगे ना शेख भाई, प्रो रेटा कर देंगे कि 850 की CPI है 165.7, तो अगर ये 165.7 से बढ़ के 173.59 आता है तो 850 भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही बढ़ जाएगा। बराबर है, 850 भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही बढ़ जाएगा यूनिटरी मेथड से। हाँ, रिमेनिंग जो हमारा पावर कॉस्ट लग रहा है वो कंपनी का खर्चा तो है, लेकिन फैक्ट्री का नहीं है। क्या बोल रहा है? एम्प्लॉय लोग जहां रहते हैं ना, क्वार्टर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वहां का बिजली का खर्चा है, बाकी रिमेनिंग वाला तो ठीक है, उसमें एज सच कोई नंबर ऑफ यूनिट्स पर वो चेंज नहीं होना, वो सेम रखेंगे। अब ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी हैज पेड 60 लाख रुपी फॉर सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वर्क। द अमाउंट विल इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू प्रोडक्शन। जितना तेजी से प्रोडक्शन बढ़ेगा वो भी बढ़ जाएगा, इसको भी 12% से बढ़ा देंगे। अरे भाई साहब कितने पॉइंट है यार। ड्यूरिंग 23 कंपनी हैज पेड 1,20,000 फॉर द परचेज ऑफ डीजल टू बी यूज्ड इन कार फॉर एडमिन पर्पसेस। तो डीजल का खर्चा हमारा 23 में, जो हमारे डायरेक्टर मैनेजर लोग जो कार में घूमते हैं ना, साल भर में लोग डीजल पी गए, कितने का? 1,20,000 का। सर मैनेजर लोग पी गए डीजल, उनकी गाड़ी पी गई। अब बोल रहा है कि 2024 में यही खर्चा ना 15% से बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर 2023 कंपनी ने पे किया 6 लाख रुपए फॉर कार हायरिंग चार्जेस।
जिसमें डीजल इंक्लूड नहीं था, खाली कार का किराया था। अब 2024 में कंपनी ने ये सोचा है कि हम ना रिम्बर्स करेंगे डीजल कॉस्ट। कार रेंटल कंपनी को बोल दिया भैया यार डीजल हम नहीं भरेंगे यार, अभी डीजल का तुम देख लो, हम तुमको रिम्बर्स कर देंगे। तो हम तुमको गाड़ी का किराया दे देंगे और वो जो पेट्रोल डीजल की स्लिप रहती है वो तुम हमको दे देना, हम रिम्बर्समेंट कर देंगे। अभी ये हिसाब किताब नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। अब क्या होता है ना सर, जब ये सर्विस बंडल हो जाती है ना कि डीजल भी आप उसी को पे कर रहे हो डीजल के लिए भी और कार का किराया भी उसी को पे कर रहे हो, तो इसमें जीएसटी एज पर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अट्रैक्ट होता है। और अगर वो अट्रैक्ट होता है तो आपको 5% जीएसटी एक्स्ट्रा लग जाता है और उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी 2024 में। डेप्रिसिएशन आपको दिया है 15%, सॉरी 80 करोड़ 40 लाख का डेप्रिसिएशन है 2023 में, और ये 15% कम हो जाएगा। अब आप बजट कंट्रोलर हो कंपनी के, तो बताइए रेवेन्यू बजट फॉर द ईयर एंड ऑल्सो शो द प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2024। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा पॉइंट है तो पेपर में कितना बड़ा आएगा, ये कैसे आएगा सर? पेपर में पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर पेपर में इस क्वेश्चन के छोटे छोटे जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं ना, इनमें से कोई 5 पॉइंट, कोई 7 पॉइंट, कोई 3 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट दे कैन पिक आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो कभी भी ऐसे मत सोचा करो कि आरटीपी का कोई सवाल बहुत बड़ा है तो पेपर लायक नहीं है। अरे उसमें से जो चीजें सीखने को मिलेंगी वो तो आ सकती है दूसरे सवालों में छोटा करके, गॉट इट ना। एमसीक्यू में डाल सकते हैं, पूरा पूरा का पूरा एमसीक्यू में भी तो डाल सकते हैं। हाँ सही बात है भाई। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ आरटीपी May 24। एक काम करें क्या, इसको कल करते हैं, इसको कल करते हैं। आज थोड़ा सा मेरे हाथ में पेन भी हो रहा है, तो कल मुझे पता है कि बजट में उतने क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, पढ़ तो हमने पूरा लिया है, बट इसको मैं करता हूँ कल, ठीक है जी। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस। आज के लिए थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, बट कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, आराम से। और कल मैं आपको आरटीपी पीवाईक्यू की एनालिसिस शीट भी शो करने वाला हूँ, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं सर कल शार्प एट 9 PM। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, कीप रॉकिंग। कल फिर से समझा दूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, करते करते समझ लेंगे कल बचा हुआ, ठीक है।